बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पे के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा तुर्की की तरफ से रिलीज़ की जाने वाली डिफरेंट फुटेजेस के ऊपर। इन फुटेजेस के अंदर सबसे पहले टीएफएक्स दिखाया गया है, उसकी कुछ फोटोज रिलीज़ की गई हैं, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सेकंड नंबर के ऊपर हरजिट के कुछ ग्लिम्स दिए गए हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा। और थर्ड नंबर के ऊपर अनका 3 यूएवी जो है उसकी एक फर्स्ट लुक रिवील कर दी गई है। इन तमाम चीज़ों को मैं वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे तुर्की के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ लीक्स की हैं, जिसके अंदर टीएफएक्स शामिल है, उसके अंदर हरजेट शामिल है और थर्ड नंबर के ऊपर अनका 3 यूएवी स्टेल्थ यूएवी शामिल है। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टीएफएक्स प्रोजेक्ट के ऊपर। टीएफएक्स प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तुर्की जो है वो डेस्परेटली काम कर रहा है। क्यों कर रहा है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि तुर्की जो है वो टीएफएक्स प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी चीज जो है उसको बड़ा अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करता है। तुर्की की अपनी मशीन है, उसको क्यों ना एडवर्टाइज करे भाई। अगर आपके पास है कुछ तो आप एडवर्टाइज कर लें। एनीवेज, आते हैं टीएफएक्स प्रोजेक्ट के ऊपर। टीएफएक्स को इस वक्त तुर्की इस वजह से एडवर्टाइज कर रहा है कि एक तो सबसे पहले तुर्की इसकी एडवर्टाइजमेंट और इस प्रोजेक्ट की सॉलिडनेस और इसकी पेस जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम जो अपना प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो एक जबरदस्त प्रोजेक्ट की तरीके से आगे बढ़ रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर तुर्की जो है इस वक्त टीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर एक जेन्युइन पार्टनर की तलाश में है। देखें, किसी भी जहाज को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। रीजन क्या होती है? क्योंकि एक जहाज को बनाना है, पहले तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, आपके हाथ कोई टेक्नोलॉजी लगती है, उसके बाद आपने उस टेक्नोलॉजी को मिच्योर से मिच्योर और बेहतर से बेहतर करना होता है, जिसके लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। और इस वक्त जो है तुर्की इसी वजह से एक पार्टनर की तलाश में है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ताकि दुनिया देखे और एक जेन्युइन पार्टनर तुर्की को मिल जाए जो कि आप कह सकते हैं कि टीएफएक्स प्रोजेक्ट का आधा बर्डन बर्दाश्त कर सके। आधा ना करे, 30% कर ले। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका जैसे एक बड़ा कंट्री है, उसने अपना एक F-22 रैप्टर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया था, लेकिन जब वो F-22 रैप्टर बनाना था, अमेरिका को लग समझ गई थी कि भाई हमने जहाज तो बना लिया, लेकिन उसने हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे ही सेम सिनेरियो इस वक्त तुर्की को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुर्की जो है वो जहाज के लिए टेक्नोलॉजीज बना रहा है, उसको मैच्योर कर रहा है। तुर्की जो है अपने फाइटर जेट के प्रोग्राम को बड़ी स्पीड से आगे लेके जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने स्पीड से फाइटर जेट के प्रोग्राम को आगे लेके जाना है, उस तरीके से आपको पानी की तरह पैसा भी बहाना पड़ेगा। और इसी वजह से तुर्की ये देख रहा है कि यार कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो कि इस प्रोजेक्ट का 30% या 40% शेयर तो ले टीएफएक्स फाइटर जेट को जो है वो सपोर्ट करे। और सेकंड नंबर के ऊपर वो ये भी देख रहा है कि वो कंट्री अगर कोई ऐसा फ्रेंडली कंट्री हो जिसके ऊपर हम एतबार करें तो वो अच्छी बात होगी तुर्की के लिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर मेहनत तुर्की ने की है वो टेक्नोलॉजी उसने मेच्योर की है और अब टीएफएक्स फाइटर जेट के अंदर अब वो लगा रहा है। वो टेक्नोलॉजीज अगर किसी फ्रेंडली नेशन को मिल जाती हैं या किसी ब्रदर कंट्री को मिल जाती हैं तो ये अच्छी बात होगी, ना कि किसी दूसरे ऐसी कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर तुर्की का एतबार नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस वक्त तुर्की जितनी टीएफएक्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके पीछे ये मेन रीजन है। व्यूअर्स, अब मैं आता हूं अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर जो मैंने स्टार्ट में दी थी कि मैंने आपको बताया था कि तुर्की डेस्परेटली क्यों टीएफएक्स फाइटर जेट के अंदर जो है वो काम कर रहा है और क्यों इतनी सॉलिड पेस के साथ इसको आगे बढ़ा रहा है। आज से अगर सिर्फ और सिर्फ 5-7 साल पहले देख लें तो आपको किसी मीडिया टाक या किसी डिफेंस न्यूज के अंदर जो है टीएफएक्स कहीं पर नजर ही नहीं आता था। अब जो है हर दूसरा तीसरा बंदा टीएफएक्स के ऊपर बात कर रहा है। वो यही वजह है कि टीएफएक्स प्रोजेक्ट के ऊपर तुर्की ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इसको बहुत ज्यादा बूस्ट से वो आगे लेके जा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या रीजन है, इस सब बातों को समझने के लिए आपको इस टीएफएक्स प्रोग्राम की थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी। 2009 के अंदर जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तुर्की की यह सोच थी कि इसको हम एज अ सेकेंडरी एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट के अंदर शामिल करेंगे। प्राइमरी तौर पर F-35 परचेज किया जाएगा अमेरिका से और फिर जो है हम एज अ सेकेंडरी एयरक्राफ्ट अपने F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए टीएफएक्स बैनर के अंदर जो एयरक्राफ्ट है इसको बनाएंगे। फिर आप सबको पता है कि तुर्की ने S-400 के अंदर इंटरेस्ट लिया। अल्टीमेटली तुर्की ने S-400 परचेज कर लिया। अमेरिका को गुस्सा आ गया, वो तहश में आया और उसने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया। इस झटके ने तुर्की को जो है वो इंडिजिनियसली अपना एयरक्राफ्ट बनाने के ऊपर मजबूर कर दिया। तुर्की जो इसको एज अ सेकेंडरी प्रोग्राम लेके चल रहा था, फिर तुर्की ने जिद पकड़ ली कि अब हम इसको एज अ प्राइमरी एयरक्राफ्ट लेके चलेंगे और इस प्रोजेक्ट से जो एयरक्राफ्ट आएगा TFX MMU, ये बेसिकली हमारी एयरफोर्स के अंदर एज अ प्राइमरी एयरक्राफ्ट सर्व करेगा। फिर उसके बाद जो है तुर्की ने इसके अंदर दबा के फंड्स इन्वेस्ट किए और उसके बाद तुर्की का जो प्रोजेक्ट इतना तेजी से आगे बढ़ने लग गया। तो ये एक्चुअल रीजन है कि क्यों तुर्की जो है वो डेस्परेटली अपने TFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। बस TFX एक ऐसा फाइटर है जिसको हमने सबसे पहले ऑन पेपर देखा, फिर सेकंड नंबर के ऊपर इसका हमने एक मॉडल बनते हुए देखा, फिर उसके बाद हमने इसकी एक फिजिकल फॉर्म बनते हुए देखी और उसके बाद इसी साल के स्टार्टअप के अंदर जो है हमने इसको अपने लैंडिंग गियर पे देखा। और आज सिचुएशन ये है, एट द एंड ऑफ द डे आज ये टैक्सी रन्स के लिए
रनवे पे उतर गया है। और ये सब तुर्की की तरफ से की जाने वाली एडवर्टाइजमेंट का नतीजा है कि ये सब बातें हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइमली पता लगती जा रही हैं। तो एडवर्टाइजमेंट मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है। सेकंड नंबर के ऊपर ये जो अभी तस्वीरें रिलीज की गई हैं, अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोटोटाइप है। मैं इसके ऊपर किसी किस्म का कमेंट नहीं करूंगा। फर्स्ट प्रोटोटाइप को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फर्स्ट प्रोटोटाइप से थोड़े से पहले की फॉर्म होती है। इसके अंदर फिजिकल फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो आपके पास मौजूद होती है। मतलब आसान अल्फाज में जो एयरक्राफ्ट है उसका जो एयर फ्रेम है वो आपके हाथ लग जाता है, उसके ऊपर आप पेचीदा किस्म की कुछ खास टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद फिर यही फर्स्ट प्रोटोटाइप जाके बनता है। अब फर्स्ट प्रोटोटाइप क्या होता है? फर्स्ट प्रोटोटाइप बेसिकली एक फुल फ्लैज जहाज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर स्पेसिफिकली कौन सी टेस्टिंग करनी है। आया आपने उसको ग्राउंड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है, आया आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है, सेंसर्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है, या आपने उसको उड़ा के एयर वर्दी होने के बाद जो टेस्ट किए जाते हैं किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर उसके लिए इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिकली फर्स्ट प्रोटोटाइप और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में ये फर्क होता है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के अंदर कुछ सेंसर्स कुछ चीजें जो है वो मिसिंग होती हैं, सिर्फ एयर फ्रेम और कुछ फिजिकल हार्डवेयर जो है वो आपके सामने लग जाता है एयरक्राफ्ट का, और आप उसके ऊपर कुछ क्रिटिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो फर्स्ट प्रोटोटाइप होता है, सेकंड प्रोटोटाइप होता है, थर्ड प्रोटोटाइप होता है, वो फुल फ्लैज जहाज होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है वो ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो डेडिकेटेड किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। आई बिलीव यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए भी और एक फर्स्ट प्रोटोटाइप के लिए भी। अब मैं बात करता हूँ कि इस फाइटर जेट TFX के कितने प्रोटोटाइप बनेंगे। इस TFX MMU के बेसिकली 3 प्रोटोटाइप बनेंगे। एक आई बिलीव ग्राउंड टेस्टिंग के लिए होगा, ये मेरी पर्सनल थॉट्स हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोटोटाइप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड प्रोटोटाइप जो है आई बिलीव उसकी फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक चेक करने के लिए होगा, उसके एयर फ्लोज और उसकी जो ओवरऑल फ्यूजलाज और विंग्स है उसके ऊपर प्रेशर डाल के एयर वर्दी करके उसको जो है चेक करने के लिए आई बिलीव ये थर्ड प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी थॉट्स हैं, इससे कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये 3 प्रोटोटाइप्स हैं वो इस मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। व्यूअर्स आई बिलीव कि इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी TFX प्रोग्राम के बारे में। मजीद आप कुछ जानना चाहते हैं, मैंने 4 एपिसोड्स की एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने इसकी हिस्ट्री और इस वक्त करंट सिचुएशन और एंड तक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पुट आउट की हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए आपको एंड स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं हरजेट के ऊपर। हरजेट है या होरजेट है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। होरजेट जो है वो बेसिकली लीड इन ट्रेनर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। आप इसको लाइट अटैक कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिकली, और इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो नए पायलट्स आते हैं इनको ट्रेन करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल है, हर एक कंट्री की अपनी नीड होती है, स्पेसिफिकली जिस कंट्री को जिस नीड के लिए चाहिए उस हिसाब से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम सिनेरियो है, अगर आपने इसको लाइट अटैक कैटेगरी के अंदर इस्तेमाल करना है इसके ऊपर वेपन लगा दें जो इसके हार्ड पॉइंट्स हैं, और अगर नहीं सिर्फ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल में पता है क्या सिनेरियोज होते हैं, ये होता है इस तरीके से, अगर आपने इसको लाइट अटैक कैटेगरी के अंदर इस्तेमाल करना है फिर तो ठीक है आप वेपन लगा दें, अगर नहीं इस्तेमाल करना तो हर एक जहाज के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। जब आप एक फाइटर जेट को फुल लोडेड तरीके से उठाते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं जमीन से, तो उसकी जो फ्यूल कंजप्शन है उसके ऊपर असर पड़ता है, एरोडायनामिक्स के ऊपर असर पड़ता है, जो ड्रैग होती है वो फाइटर जेट की बॉडी के ऊपर ज्यादा लगती है, तो डेफिनेटली उसकी जो वेरिएशंस है वो चेंज होती हैं। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पायलट की ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर डेफिनेटली फिर उसके ऊपर वेपन लगाने का कोई फायदा नहीं है, उससे ड्रैग रिड्यूस हो जाती है और ओवरऑल जो फ्यूल कंजप्शन है उसके अंदर काफी जो है बूस्ट मिलता है, फाइटर जेट को फर्क पड़ता है काफी सारा। तो डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस होती हैं, मौके की मुनासबत से जिस कंट्री को जिस तरीके से नीड हो उस हिसाब से वो उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, एंड स्क्रीन के ऊपर भी आपको वीडियो दे दूंगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जो इसकी फुटेज जो निकल के आई है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले जो है हरजेट का फर्स्ट प्रोटोटाइप रोल आउट हो गया था, उसके अंदर सारी जो पार्ट्स थे वो संभल कर लिए गए थे और ड्राई रन टेस्ट कहते हैं या ड्राई थ्रस्ट टेस्ट कहते हैं, जैसे आप उसको प्रोनाउंस करें, फाइटर जेट की पूरी असेंबली करके उसको ग्राउंड के ऊपर जो है इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि जितने भी इसके अंदर सब सिस्टम्स लगाए जाते हैं या जितने भी इसके अंदर सेंसर्स लगाए जाते हैं, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको टेस्ट किया जाता है कि इंजन लगने के बाद उसका किस किस्म का आउटपुट और रिएक्शन आता है, इस चीज को ग्राउंड के ऊपर टेस्ट कर लिया जाता है। इस स्पेसिफिक टेस्ट को जो है इससे पहले परफॉर्म कर लिया गया था, ग्लिम्स जो है वो रिलीज कर दी गई थी तुर्की की तरफ से। अब जो ग्लिम्स रिलीज की गई हैं इसके अंदर बेसिकली ये दिखाया गया कि इस जहाज को टैक्सी ट्रायल्स के लिए जो है वो क्लियर कर दिया गया है, अब इसको रनवे पे दौड़ाया जाएगा और इसके जो टैक्सी ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद कुछ अर्से के बाद इसकी आप फर्स्ट राइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं अनका 3 ड्रोन के ऊपर। अनका 3 ड्रोन जो है इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी मौजूद नहीं है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इसकी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बस एक पिक्चर है जो कि मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी और इसके अंदर जो मैंने नोटिस किया वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसकी कुछ चीजें अनफोल्ड होंगी और इसकी इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आएगी तो इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड पिक्चर एनालिसिस जो है वो
आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए जो चीजें मैंने नोटिस की हैं वो ये है कि सबसे पहले तो इसका लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन है, यानी स्टेल्थी डिजाइन का ड्रोन है। सेकंड नंबर के ऊपर जो है इसके अंदर इंटरनल वेपन बे मौजूद होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी ने अगर इसका पूरा डिजाइन स्टेल्थी डिजाइन किया है तो इंटरनल वेपन्स बे मस्ट है। और उसके अलावा इसके ऊपर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी मौजूद है, जिसके ऊपर इसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स इस वक्त लगे हुए मौजूद इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो मैंने जो इसके अंदर नोटिस की है वो इसका साइज है। इसके पीछे दो आदमी खड़े हुए हैं जिनके साइज के साथ अगर इसके साइज को कंपेयर करें तो उससे आपको ये अंदाजा होगा कि ये एक अच्छा खासा बड़े साइज का ड्रोन है। ये कोई भी छोटा ड्रोन नहीं है, लेकिन फ्लाइंग विंग डिजाइन होने की वजह से इसका जो स्टेल्थ फीचर है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा और इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम होने की तवक्को रख सकते हैं हम इस ड्रोन से। चौथी चीज जो मैंने इसके अंदर नोटिस की है वो ये है कि इसका जो इंजन है वो नॉर्मल ड्रोन्स के इंजन से थोड़ा मुख्तलिफ है। जिस तरह कज़रिल्मा का जो इंजन है वो एक टर्बो प्रॉप नहीं टर्बो जेट इंजन था, तो ये भी बेसिकली एक टर्बो जेट इंजन है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।